बच्चे मुझे बताओ जरा क्या पढ़ रहे थे हम लोग। सर हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग के बारे में देख रहे थे, ठीक है। यस सर। ठीक है बच्चों। स्क्रीन शो हो रही है बच्चों मेरी? यस सर। यस ठीक है। सर। ठीक है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? मैं आपको पहले तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में बात करते हैं कि हमारा क्या टॉपिक चल रहा था। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें तीन नेसेसरी टॉर्क होते हैं। पहला है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा है कंट्रोलिंग टॉर्क और थर्ड है डैम्पिंग टॉर्क। ये तीन प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो मैंने आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है? कंट्रोलिंग टॉर्क का मेन दो पर्पस होते हैं। पहला पर्पस होता है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट होता है। जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट होता है। जितना हम इनपुट देंगे उतना हमें आउटपुट मिलेगा। और दूसरा दूसरा पर्पस होता है कि जब हम इनपुट या सप्लाई को रिमूव कर दे उस कंडीशन में हमारा जो पॉइंटर है वो इनिशियल कंडीशन में आ जाना चाहिए, इनिशियल पोजीशन पर आ जाना चाहिए। दूसरा ये पर्पस है। इन द absence ऑफ सप्लाई पॉइंटर शुड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। पॉइंटर ने अपनी पुरानी ओरिजिनल स्टेट में आ जाना चाहिए। ये हमारा दूसरा पर्पस है। इसके बारे में हमने बात की थी। और फिर इसके बाद मैंने बताया था, इसके बाद बताया था कि कंट्रोलिंग टॉर्क को अचीव करने के लिए मेरे पास क्या है। मेरे पास दो प्रकार की स्प्रिंग है। पहला है हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग और दूसरा है स्पाइरल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग जो है वो कुछ इस प्रकार की थी, इस प्रकार की होती है। इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो एल है। और जैसे ही आप स्प्रिंग को आपने खींचा, आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स कर दिया। आपने इस स्प्रिंग को खींचा, जब आपने खींचा इस स्प्रिंग को तो आपने उसकी जो लेंथ है एल से कुछ एक्स डिस्टेंस ज्यादा खींच लिया उसको। ठीक है। तो जब आपने स्प्रिंग को खींचा, किस तरफ खींचा आपने स्प्रिंग को? इस तरफ खींचा। जब आपने स्प्रिंग को इस तरफ खींचा तो जो स्प्रिंग है वापस से अपनी पुराने स्टेट में आने की कोशिश करेगी। जब आपने स्प्रिंग को इस तरफ आपने फोर्स लगा के स्प्रिंग को खींचा, लेकिन स्प्रिंग क्या करेगी, वापस से अपनी पुरानी स्टेट में आने के लिए एक फोर्स लगाएगी जिसको हम रीस्ट्रेनिंग फोर्स कहते हैं। और ये जो रीस्ट्रेनिंग फोर्स होता है ये कितना होता है, जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को खींचोगे, मतलब एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रीस्ट्रेनिंग फोर्स हमारे फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जो रीस्ट्रेनिंग फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो हमारे जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जितना हमने स्प्रिंग को खींचा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है जो कि के है, जहाँ के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है और एफ आर हमारा रीस्ट्रेनिंग फोर्स है। ये हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी। फिर स्पाइरल स्प्रिंग की बात करें तो जो स्पाइरल स्प्रिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी कुछ इस प्रकार का ही होता है। ऐसा ये कंस्ट्रक्शन होता है। जब जब हमारा पॉइंटर जब हमारा पॉइंटर मोशन करता है स्केल के ऊपर, जब हमारा पॉइंटर स्केल के ऊपर मोशन करता है, ये स्केल है, इस स्केल के ऊपर जब पॉइंटर हमारा मोशन करता है तो थीटा एंगल से जब ये स्प्रिंग घूम जाती है, सपोज करो कि वो इस डायरेक्शन में थीटा एंगल से घूम गई, लेकिन स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग वापस से अपनी पुरानी स्टेट या ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगी, जिसको कौन सा टॉर्क बोलते हैं? रीस्ट्रेनिंग टॉर्क बोलते हैं। तो जो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क कितना, जैसे यहाँ पे जितना ज्यादा एक्स था उतना ज्यादा रीस्ट्रेनिंग फोर्स था, उसी प्रकार से यहाँ जितना ज्यादा थीटा एंगल से हमारी स्पाइरल स्प्रिंग घूमेगी उतना ज्यादा रीस्ट्रेनिंग टॉर्क लगेगा। तो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट के थीटा। बच्चों रिकॉर्डिंग हो रही है क्या?
यस सर, हो रही है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जितना ज्यादा थीटा रहेगा उतना ज्यादा रेस्ट्रेइंग फोर्स लगेगा। तो जो रेस्ट्रेइंग टॉर्क है वो इक्वल टू के थीटा, के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। अब देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। चलो ये तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस क्लास में हमने कॉपी कर ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, इसका जो मेन पर्पस है, इसका मेन पर्पस ये है कि हमारा जो पॉइंटर है, हमारा पॉइंटर जितना हमारे इंस्ट्रूमेंट में करंट फ्लो हो रहा है या वोल्टेज अपेयर हो रहा है, जैसे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारे इस पॉइंटर ने 2 एम्पियर पे जाके रुक जाना चाहिए। अगर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारे पॉइंटर ने 3 एम्पियर पे जाके रुक जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया हमने, उसके लिए हमने स्प्रिंग लगाई, उसके लिए हमने स्प्रिंग लगाई, उसके लिए हमने स्प्रिंग लगाई। तो ये स्प्रिंग के अंदर ऐसा क्या फीचर होता है, स्प्रिंग के अंदर ऐसा क्या फीचर होता है? तो स्प्रिंग क्या करती है, जैसे मुझे पॉइंटर को रोकना है, जब मुझे पॉइंटर को एक जगह पे रोकना है, तो उसके लिए मेरा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, यदि वो कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाए, ये देखो, ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर किधर घूम रहा है, ये पॉइंटर इस तरफ घूम रहा है, ये पॉइंटर इस तरफ घूम रहा है, लेकिन इस, तो पॉइंटर इस तरफ घूम रहा है, तो वो क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है। पॉइंटर इस तरफ क्यों घूम रहा है? पहले यहाँ पे था 0 एम्पियर पे, फिर 2 एम्पियर पे गया, फिर 3 एम्पियर पे गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है अंदर, क्योंकि हमारे पॉइंटर पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, इसलिए हमारा पॉइंटर मूव कर रहा है। और मैंने आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की डेफिनेशन भी दी थी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है। पॉइंटर को घुमाने के लिए जिस टॉर्क की हमें नीड होती है, उसी टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। तो ये हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने इस पॉइंटर को इधर घुमा दिया। लेकिन जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने पॉइंटर को इधर घुमा दिया, तो साथ साथ में जो स्प्रिंग है ये भी घूम गई इधर थीटा एंगल से। साथ साथ में हमारी जो स्प्रिंग है ये भी थीटा एंगल से घूम गई इसी डायरेक्शन में। तो जब थीटा, जिधर पॉइंटर जाएगा उधर ही स्प्रिंग भी घूम जाएगी थीटा एंगल से। तो जब थीटा एंगल से हमारी स्प्रिंग घूमी इस तरफ, तो ये स्प्रिंग वापस आने की कोशिश तो हमेशा करते रहेगी ना, ये स्प्रिंग वापस आने की कोशिश करते रहेगी। तो वापस आने के लिए जो टॉर्क स्प्रिंग लगाएगी उसको कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं, टीसी। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा इस तरफ लग रहा है, ये पॉइंटर है मेरा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा पॉइंटर के ऊपर इस तरफ लग रहा है, और कंट्रोलिंग टॉर्क मेरे पॉइंटर पे इस तरफ लग रहा है। ये मेरा पॉइंटर है, पॉइंटर जो पॉइंट करता है वो पॉइंटर। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा इस तरफ लग रहा है और स्प्रिंग के कारण मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क इस तरफ लग रहा है। तो बच्चों मुझे बताओ, ये पॉइंटर एक ही जगह पे कब रुक जाएगा? ये पॉइंटर मेरा एक ही जगह पे कब रुक जाएगा? जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क आपस में बराबर हो जाए। ये पॉइंटर मेरा एक ही जगह पे, जिसको स्टडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं, स्टडी स्टेट कंडीशन, स्टडी स्टेट कंडीशन। पॉइंटर का एक जगह पे रुक जाने को टेक्निकल लैंग्वेज में स्टडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं। स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब होता है, मीन्स पॉइंटर पॉइंटर एक पोजीशन पर, एक निश्चित पोजीशन पर, एक ही पोजीशन पे रुक गया हो। स्टडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या है? मीन्स पॉइंटर एक ही जगह रुक गया हो, पॉइंटर एक ही जगह रुक गया हो। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क आपस में बराबर हो। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क इसको रोकने की कोशिश करेगा। जब ये कंडीशन बन जाए तो मेरा जो पॉइंटर है वो एक ही जगह पे जाके रुक जाएगा, फिर वो इधर उधर नहीं होगा, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर है। उस कंडीशन में एक एग्जांपल से समझो, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्लास में दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लास में दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो दोनों की जो स्ट्रेंथ है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है? एक जैसी है। दोनों की जो स्ट्रेंथ है बच्चों एक जैसी है। अरे यार, ये कॉलेज के पीसी में तो कैमरा भी नहीं है, मैं सोच रहा था कैमरा चालू करके बताऊं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जब दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो एक एक साइड से धक्का लगा रहा है, एक दूसरे साइड से धक्का लगा रहा है। तो अगर दोनों में बराबर पावर है तो ना, तो जैसे राम और श्याम दो लोग हैं,
तो राम श्याम दोनों लड़ रहे हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ताकत से प्रहार कर रहे हैं, जैसे मल्ल युद्ध होता है थोड़ा सा उस प्रकार से, तो जब दोनों पावर लगा रहे हैं तो दोनों की पावर, दोनों के पास समान ताकत है, तो ना तो राम श्याम को पीछे कर पाएगा ना तो श्याम राम को पीछे कर पाएगा, दोनों एक दूसरे को पीछे नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों के पास बराबर पावर है। जैसे हम रस्सी खींच रहे, रस्सी खींच रहे, दो दो तरफ से हम रस्सी खींच रहे और दोनों के पास बराबर पावर है, तो ना तो रस्सी पीछे से इधर इधर इस साइड से इधर मतलब हिलेगी नहीं, वो एक ही जगह पे रहेगी क्योंकि दोनों तरफ से बराबर पावर लग रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कि अगर दोनों पावर बराबर है, दोनों टॉर्क बराबर है, तो पॉइंटर हमारा मोशन नहीं करेगा, स्टडी स्टेट कंडीशन में रहेगा। क्यों बच्चों, समझ में आया? रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, विशाखा समझ में आया बच्चे? यस सर, आ गया। ठीक है, अनिकेत यस सर। समझ में आया? यस सर। क्या समझा है बताओ जरा। सर मतलब है जो दोनों टॉर्क सर वो सेम रहेंगे तो जो हमारा पॉइंटर है वो अपनी जगह मतलब स्थिर रहेगा। हाँ, और तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारी जो पिक है वो हटाओ यार, ये कौन सी पिक लगा के रखी है तुमने, भूत वाली? हम्म, सर। है ना, इसको बदलो भाई। कि भूत भूत तो नहीं हो ना तुम? नहीं सर। नहीं है तो भाई बदलो उसको, यस है सर। ना, वो अच्छी अच्छी लग रही है क्या वो? या तुम्हें ऐसा शौक है ऐसे ऐसा लगाने का? अगर शौक हो तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, फिर तुम रख सकते हो। तो शौक नहीं है तो फिर थोड़ा हटाओ, यस सर, हटा दूंगा उसको। क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। रात के समय को डर गया तुम्हें तुम्हारी फोटो देख के, अगर तुमसे बात हो रही तो तुम सामने आओगे वो रिकॉर्डिंग में, है ना, तो हटा देना उसे। चलो, तो बच्चों एक चीज लिखो, यस सर। स्टडी, हेडिंग डालो और लिखो स्टडी स्टेट कंडीशन ऑफ पॉइंटर। हेडिंग डालो और लिखो स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट कंडीशन ऑफ पॉइंटर, स्टडी स्टेट कंडीशन ऑफ पॉइंटर, स्टडी स्टेट कंडीशन ऑफ पॉइंटर। हेडिंग डालो। सर आपने अभी इससे पहले कुछ लिखवाया क्या? नहीं, कुछ नहीं लिख पाया मैंने। स्टडी स्टेट कंडीशन ऑफ पॉइंटर, तो लिखो यह यह ऐसी कंडीशन है, यह ऐसी कंडीशन है जिसमें जिसमें पॉइंटर जिसमें पॉइंटर डिजायर्ड रीडिंग देते हुए, डिजायर्ड ये लिखना, जिसमें पॉइंटर डिजायर्ड डिजायर्ड रीडिंग देते हुए, डिजायर्ड रीडिंग देते हुए, जिसमें पॉइंटर डिजायर्ड रीडिंग देते हुए, जिसमें पॉइंटर डिजायर्ड रीडिंग देते हुए एक ही जगह पर रुक जाता है, एक ही जगह पर रुक जाता है, जिसमें पॉइंटर डिजायर्ड रीडिंग देते हुए एक ही जगह पर रुक जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हो, इन दिस कंडीशन पॉइंटर पॉइंटर shows desired reading. In this condition, pointer shows a desired reading and reaches reaches to one fixed position, and reaches to one fixed position, and reaches to one fixed position. बच्चों आवाज तो कम नहीं आ रही? नो सर, सर ठीक है, क्लियर है। and reaches to one fixed position,
ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो 8 स्टडी स्टेट कंडीशन, 8 स्टडी स्टेट कंडीशन। हिंदी मीडियम वाले लिखो पॉइंटर की स्टडी स्टेट कंडीशन में, पॉइंटर की स्टडी स्टेट कंडीशन में, पॉइंटर की स्टडी स्टेट कंडीशन में, पॉइंटर की स्टडी स्टेट कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। उसके बाद बच्चों ये डायग्राम बना लो, ये पूरा, ये दोनों डायग्राम, ये भी और ये भी। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेरिवेशन नहीं किया यार अपन ने, वो छूट गया, वो करेंगे अपन। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेरिवेशन वो करना चाहिए था अपने को, पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, बनाओ जल्दी बनाओ। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। सर हो गया। ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों, है ना, मैं एक वीडियो देख रहा हूँ। मैंने ये वीडियो बनाया था इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, एक मिनट देखते हैं जरा। बच्चों वीडियो की आवाज नहीं आ रही होगी आपको, क्या आ रही है? नहीं आ रही। ये- नहीं आ रही ना, हाँ नहीं आ रही होगी। अब बच्चों स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चे। हमने ये पढ़ लिया कि हमारा जो पॉइंटर है, सपोज करो कि इस जगह पे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो मेरा पॉइंटर ने क्या करना चाहिए, 10 एम्पियर पे जाकर रुक जाना चाहिए। तो मेरे पॉइंटर ने वैसे ही किया, मेरे पॉइंटर ने वैसे ही किया। मेरा पॉइंटर यहाँ से निकला और वो 10 एम्पियर पे चला गया। लेकिन 10 एम्पियर पे जाने के बाद वो एकदम से रुक जाना चाहिए उसको, वो रुका नहीं। वो यहाँ यहीं पे आसपास वाइब्रेशन कर रहा है, इधर या इसी ये 10 एम्पियर के आसपास इधर उधर ऐसा वाइब्रेशन कर रहा है। यार ये तो गलत बात है। अब इंसान क्या समझे, अब मतलब वो रुकेगा थोड़ी कि यार ये एक बार ये घूमना बंद कर दे, रुक जाए, 10 मिनट बाद फिर मैं रीडिंग लूंगा। ऐसा हर बार नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रुक तो जाएगा लेकिन टाइम लगाएगा, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उसके बाद जाके वो 10 एम्पियर पे रुकेगा। देखो मेरा पॉइंटर ने 10 एम्पियर पे जाना चाहिए, तो बराबर वो पॉइंटर मेरा 10 एम्पियर पे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने पॉइंटर को डिफ्लेक्ट किया और कंट्रोलिंग टॉर्क ने पॉइंटर को रोका। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने पॉइंटर को डिफ्लेक्ट किया, घुमाया, और कंट्रोलिंग टॉर्क ने उसको 10 एम्पियर पे रोक दिया। लेकिन वो 10 एम्पियर पे तुरंत नहीं रुकता है, 10 एम्पियर पे वो तुरंत नहीं रुकता है, वो कुछ समय लेता है, वो यहीं पे वाइब्रेशन करते रहता है। किस प्रकार से, ये वीडियो में देखो आगे। एक एक मिनट बच्चों, जैसे देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ये देखो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रुकना है, लेकिन वो देखो घूम रहा है, घूम रहा है। हाँ देखो, फिर धीरे 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 रुका है। वो देखो, देखो उसने, है ना, देखो ठीक है बच्चों, ये बात है। तो अब ये देखो, दो चीजें मैंने क्या बताया था कि हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट टॉर्क है, तीन इंपॉर्टेंट टॉर्क है, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक कंट्रोलिंग टॉर्क। इनका हमें बेसिक आइडिया मिल गया है। अभी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेरिवेशन करना है, वो हम मेरे हाथ मिस हो गया, उसको हम आगे करेंगे। ठीक है, तो मैं समझ गया हूँ कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम क्या है, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करना, इतना मुझे पता चल गया है। कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या है, ये इसका काम है मेरे पॉइंटर को रोकना, एक डिजायर्ड आउटपुट पे रोकना। तो मेरा पॉइंट जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, उसने डिजायर्ड आउटपुट पे रोक तो रहा है, लेकिन वो कुछ समय लगा रहा है। वो पर्टिकुलर रीडिंग दे रहा है, लेकिन वो रीडिंग जहां पे देना चाहिए, जैसे 10 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, तो 10 एम्पियर पे तुरंत रीडिंग नहीं दे रहा, वो थोड़ा सा वाइब्रेशन कर रहा है, कभी इधर कभी इधर, फिर जाके सेटल हो रहा है, फिर जाके सेटल हो रहा है। तो
दो टॉर्क तो पढ़ लिए, मतलब अब इस समस्या को दूर करने के लिए तीसरे टॉर्क की हमें नीड है, जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तीसरे टॉर्क की हमें नीड होती है, जिसे हम बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो इस टॉर्क को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस टॉर्क को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है डैम्पिंग टॉर्क। तो बच्चों हेडिंग डालो डैम्पिंग टॉर्क, हेडिंग डालिए डैम्पिंग टॉर्क। Yes, sir. हेडिंग डालो डैम्पिंग टॉर्क। इंग्लिश मीडियम वाले इससे कॉपी कर लो, और हिंदी मीडियम वाले मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, दोनों को, वैसे दोनों मीडियम को समझा रहा हूँ। देखो डैम्पिंग टॉर्क क्या है, वी हैविंग नीड ऑफ डैम्पिंग टॉर्क फॉर सेटलमेंट ऑफ पॉइंटर एट फिक्स पोजीशन विदाउट वाइब्रेशन सो दैट वी कैन टेक रीडिंग क्लियरली। कहने का मतलब ये है कि डैम्पिंग टॉर्क की नीड मुझे इसलिए है ताकि मेरा जो पॉइंटर है वो एक फिक्स पोजीशन पे सेटल हो जाए। मेरा पॉइंटर एक फिक्स पोजीशन पे बिना किसी टाइम के, ज्यादा समय ना लगाए। ज्यादा समय अगर रहेगा तो वो तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, वो 2 मिनट 3 मिनट ऑटोमेटिकली वो एक जगह पे जाके रुक जाएगा। तो समय नहीं है मैं हमारे पास। डैम्पिंग टॉर्क की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारा पॉइंटर एक फिक्स पोजीशन पे तो पहुंच रहा था, लेकिन वहां पे वाइब्रेशन कर रहा था, एक जगह पे रुक नहीं रहा था। इसलिए हमें पॉइंटर को फिक्स पोजीशन पे सेटल करने के लिए, पॉइंटर को फिक्स पोजीशन पे सेटल करने के लिए विदाउट वाइब्रेशन, बिना वाइब्रेशन के, सो दैट वी कैन टेक रीडिंग क्लियरली, जिससे कि हम हमारी जो रीडिंग है वो क्लियरली सही से ले सके, फेयरली ले सके। इसलिए मुझे डैम्पिंग टॉर्क की जरूरत पड़ी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता, डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता, डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता पॉइंटर को, पॉइंटर को एक फिक्स पोजीशन पर, एक फिक्स पोजीशन पर, एक फिक्स पोजीशन पर बिना किसी वाइब्रेशन के, बिना किसी वाइब्रेशन के, बिना किसी वाइब्रेशन के सेटल करने के लिए, बिना किसी वाइब्रेशन के एक फिक्स पोजीशन पर सेटल करने के लिए होती है, होती है, होती है, जिससे कि, जिससे कि हम क्लियरली रीडिंग, जिससे कि हम क्लियरली रीडिंग ले सके, और हमें, और हमें पॉइंटर के, और हमें पॉइंटर के एक फिक्स पोजीशन पर रुकने का इंतजार ना करना पड़े, और हमें पॉइंटर के एक फिक्स पोजीशन पर रुकने का इंतजार न करना पड़े, और हमें पॉइंटर के एक फिक्स पोजीशन पर रुकने का इंतजार न करना पड़े। समझ में आई क्या बात बच्चों, क्यों क्यों डैम्पिंग टॉर्क की जरूरत है हमें? तो देखो बच्चों, अब हम ऐसा क्या करें कि ये वाइब्रेशन रुक जाए, अब हम ऐसा क्या करें कि ये वाइब्रेशन रुक जाए? तो वाइब्रेशन रुकने का एक तरीका है, वाइब्रेशन रुकने का एक तरीका है, एक नहीं चार चार तरीके हैं, वाइब्रेशन को रोकने के चार चार तरीके हैं। पहला है, इन चार टेक्निक का यूज करके हम वाइब्रेशन रोक सकते हैं। तो बच्चों हेडिंग डालो और लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले ये पूरा कॉपी कर लो यहाँ तक, 4 पॉइंट तक। हिंदी मीडियम वाले मैं समझा रहा हूँ आपको। लिखो आप, मैं जो बोल रहा हूँ। यस सर। वाइब्रेशन को रोकने के लिए, वाइब्रेशन को रोकने के लिए हमारे पास 4 प्रकार की डैम्पिंग टेक्निक है। वाइब्रेशन को रोकने के लिए हमारे पास 4 प्रकार की डैम्पिंग टेक्निक है।
वाइब्रेशन को रोकने के लिए हमारे पास 4 प्रकार की डैम्पिंग टेक्निक है। सर नंबर 1, हाँ बच्चे, सर ये डायरेक्ट 4 टाइप्स की टेक्निक ही लिखना है कि सर इंग्लिश वालों को वो जो उसके नीचे वाला पॉइंट है वो भी लिखना है विदाउट सर? नहीं ये भी लिखो ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नहीं 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 ये भी लिखो। सर, उसके पहले जो है ना विदाउट से लिखा है जो, उसके ऊपर नहीं वाला पॉइंट वो लिख कुछ नहीं दिया है। लिखना है, वो कुछ नहीं लिखना है, नहीं उसके ठीक ऊपर है कुछ नहीं लिखना है। अरे ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है ऊपर, ये जो इंग्लिश में लिखा है मैंने क्या लिखा है देखो, कुल मिला के क्वेश्चन को नहीं बड़ा सर, कर दिया है वो और कुछ वाला भी नहीं नहीं। सर, वो हाँ, सिनेरियो वाला। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है सिनेरियो में, क्या देखो क्या लिखा है मैंने सिनेरियो में। देखो, डैम्पिंग टॉर्क हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डैम्पिंग टॉर्क का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये कोई पॉइंट है? ये इसकी जब ये तो वैसे बहुत वैसे ही पता है ना हमको कि इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये तो थ्योरी नहीं एग्जाम सर, में मैं क्वेश्चन को वो बड़ा नहीं करने बोल के रहा। लिए जो पॉइंट रेट करते हैं वो है ये सब। अब आगे आगे पढ़ो क्या लिखा है मैंने। वी हैविंग नीड ऑफ डैम्पिंग टॉर्क फॉर सेटलमेंट ऑफ पॉइंटर, ये तो पहले ही बता दिया मैंने कि डैम्पिंग टॉर्क की नीड क्यों है, ताकि हम पॉइंटर को एक फिक्स पोजीशन पे बिना वाइब्रेशन के सेटल कर सके, जिससे कि हमें रीडिंग क्लियरली मिले। फिर आगे क्या लिखा है मैंने, देखो, विदाउट डैम्पिंग टॉर्क वी हैविंग सिनेरियो दैट पॉइंटर वाइब्रेट, बिना डैम्पिंग टॉर्क के हमारा पॉइंटर वाइब्रेट करेगा। वही वही बात को घुमा फिरा के फिर बोल दिया मैंने, ताकि वो बिना वाइब्रेशन के एक डिजायर्ड लोकेशन पे रुक जाए। बट ड्यू टू दिस वाइब्रेशन, लेकिन इन वाइब्रेशन के कारण ऑब्जर्वर फेस डिफिकल्टी, अब जब वाइब्रेशन होगा तो जो ऑब्जर्वर हो तो स्वाभाविक सी बात है डिफिकल्टी फेस करेगा, क्योंकि वो जो पॉइंटर एक ही जगह पे रुकेगा ही नहीं तो वो रीडिंग कौन सी वैल्यू की लेगा। तो इसलिए मैं जितना बोल रहा हूँ वो मैंने वो परफेक्ट लिखा दिया है ना। ठीक है बच्चे, ये तो सिर्फ ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है वो, जो मैंने आपको बता दिया बस वही चीजें घुमा फिरा के, इसलिए मुझ पे भरोसा करो। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों लिख लिया, हमारे पास 4 प्रकार की डैम्पिंग टेक्निक है। नंबर 1, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। नंबर 2, हिंदी मीडियम वाले भी ये इंग्लिश में लिखो, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन यस सर। डैम्पिंग टेक्निक, ईडी करंट डैम्पिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। सर लिख लिया। लिख लिया, चलो ठीक है। ठीक है, हेडिंग डालो बच्चों, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन सर डैम्पिंग, लास्ट, सर एक बार और करना है, एक लास्ट वाला रह गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। यस सर, हो गया। देखो बच्चों, ये अभी कुछ मत देखना है, ये स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है वो कुछ मत देखो, चलो देख लो, मैं जो बता रहा हूँ वो उतना ही देखना, ज्यादा ज्यादा दिमाग मत लगाना। देखो, ये मेरा पॉइंटर है, ये मेरा पॉइंटर है, अब ये पॉइंटर मेरा मोशन कर रहा है, ये पॉइंटर मेरा घूम रहा है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंटर को एक एल्यूमिनियम वेन, ये एक चेंबर है, ये एक चेंबर है, ये पिस्टन है, ये जो है ये पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, और यहाँ पर क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, यहाँ क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। तो जब पॉइंटर घूमता है तो ये जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ जाता है, ये जो एयर है उस पर प्रेशर लगाता है। जब ये पॉइंटर घूमता है तो क्या होता है, पॉइंटर और ये जो बना हुआ है पॉइंटर, और ये जो बना हुआ है पिस्टन, पॉइंटर और पिस्टन ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, कपल्ड है। पिस्टन, ये जो पॉइंटर है और ये जो पिस्टन है ये कपल्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब पॉइंटर घूमता है तो ये जो पिस्टन है वो अंदर की ओर जाता है, जैसा मेरा एरो का साइन है उस तरफ जाता है। तो अंदर क्या भरी हुई है, इस चेंबर के अंदर, इस चेंबर के अंदर एयर भरी हुई है, इस चेंबर के अंदर एयर भरी हुई है, इस चेंबर के अंदर एयर भरी हुई है, इस चेंबर के अंदर एयर भरी हुई है। तो जब पॉइंटर घूमता है तो ये जो पिस्टन है वो अंदर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो जो एयर है, एयर क्या करती है, फ्रिक्शन फोर्स लगाती है विपरीत दिशा में, जो एयर है वो विपरीत दिशा में फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये जो पॉइंटर है, इसकी वजह से ये जो पॉइंटर है वो एक फिक्स पोजीशन पे बना रहता है, वाइब्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो एयर है ये एक फोर्स लगा रही है, एयर एक फोर्स लगा रही है बहुत, क्योंकि पिस्टन अंदर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है।
और ये जो एयर है वो एयर जो विपरीत दिशा में फ्रिक्शन लगा रही, तो वही वही कॉन्सेप्ट कि दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों में बराबर ताकत है, दोनों में बराबर ताकत है, तो वो जो पॉइंटर है वो एक ही जगह रह जाएगा। तो यहाँ पर एक बार वही वो मैकेनिज्म फिर से फॉलो हो रहा है। ये जो पॉइंटर घूम रहा है, पॉइंटर इधर घूम रहा है, पॉइंटर इधर घूम रहा है, तो जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ जा रहा है, पिस्टन अपना अंदर की ओर जा रहा है। तो जो एयर भरी हुई है चेंबर के अंदर वो बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है। जब बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है तो मेरा पॉइंटर इधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो उसको जाने नहीं देगा, बोले रुक, इधर फोर्स लगाएगा। क्योंकि जब वो अंदर जा रही है, जब पिस्टन मेरा अंदर जा रहा था तो कब जा रहा था, जब पॉइंटर इधर जा रहा है। तो जब विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है तो पॉइंटर मेरा जो इधर जा रहा था वो इधर नहीं जाने देगा, वो बोलेगा रुक, तो वो एक ही जगह पे रुक जाता है। मतलब ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है अंदर, उसके कारण मेरा जो पॉइंटर है वो जो वाइब्रेशन कर रहा था वो भी नहीं करेगा, वो भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म है, ये दोनों डायग्राम एक ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। ये डायग्राम भी वही है। तो आपको इन तीनों डायग्राम में से जो डायग्राम अच्छा लग रहा है वो बना लो। समझ में आ गया होगा आई होप आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। यस सर। ठीक है बच्चों, तो आपको जो अच्छा डायग्राम लगता है तीनों में से वो बना लो। कौन सा अच्छा लग रहा है, क्यों बच्चों? सर थर्ड वाला। थर्ड वाला ना, चलो ठीक है, थर्ड वाला बनाओ। बनाओ थर्ड वाला। सर मैं फर्स्ट वाला बना रहा हूँ, वही बना हाँ लूँ फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल बनाओ, जो मैं तुम्हारा मन, उसको भी थोड़ा सर जो उसको तुम्हारा भी मन है साइड वो, में जो तुम्हारा मन है वो बनाओ। सर थोड़ा बस। बस यार एक चीज रह गई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेरिवेशन छूट गया अपने आप, वो अपने को पहली क्लास में कर लेना चाहिए था, बाकी तो सब कर लिया अपन ने। देखो यहाँ लिखा क्या बच्चों, मैंने इंग्लिश मीडियम वाले ये भी लिख लेना। व्हेन पॉइंटर मूव्स इन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जब इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर मूव करता है, तब पिस्टन वेन, जो पिस्टन है, ये पिस्टन क्या करता है, एयर चेंबर में अंदर की ओर जाता है, यही लिखा है यहाँ पे। देन एयर चेंबर में जाता है, जो पिस्टन वेन है वो कहाँ जाता है, एयर चेंबर के अंदर जाता है। और दिस ऑफर फ्रिक्शन, और जिससे कि क्या होता है, जो एयर है वो फ्रिक्शन ऑफर करती है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों में आपके लिए बोल दूंगा, और इंग्लिश मीडियम वाले कॉपी कर लो ये। हिंदी मीडियम वाले लिख लो क्योंकि टाइम हो रहा है अपना। यस सर। लिखो, जब जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर पॉइंटर डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट करता है, पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट करता है मतलब घूमता है, तब तब पिस्टन एयर चेंबर में अंदर की ओर जाता है, तब पिस्टन एयर चेंबर में अंदर की ओर जाता है, तब पिस्टन एयर चेंबर में अंदर की ओर जाता है, तब पिस्टन एयर चेंबर में अंदर की ओर जाता है। जहां जहां अरे एक बार और रिपीट करना है इसी को। जब पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, तब पिस्टन एयर चेंबर में अंदर की ओर जाता है, तब पिस्टन एयर चेंबर में अंदर की ओर जाता है, तब पिस्टन एयर चेंबर में अंदर की ओर जाता है। जो फ्रिक्शन ऑफर करता है, जो फ्रिक्शन ऑफर करता है, जो फ्रिक्शन ऑफर करता है, और और पॉइंटर एक जगह पर रुक जाता है, और पॉइंटर एक जगह पर रुक जाता है। हो गया बच्चों? यस सर। चलो, अटेंडेंस तो मैं ले नहीं रहा हूँ आपकी, मैं सॉफ्टवेयर से ले लूंगा, ठीक है? तो अब आप लीव कर सकते हो आज की क्लास के लिए। थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके बच्चों।